वाई यू शुड चूज एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। ऐसा क्या है इस ऑप्शनल के अंदर कि इतने सारे टॉपर्स इसके बारे में बात करते हैं? ऐसा क्या है कि पिछले लगभग 10 सालों में ईयर ऑन ईयर हर साल इस ऑप्शनल ने टॉपर्स प्रोड्यूस करे? कोई तो कारण होंगे। देयर हैव टू बी सम रीजंस। In this video, I will talk about all the reasons. Hi, my name is Dikshant Sharma and I teach anthropology optional at Raj Malhotra's IAS. And हमारे optionals के जो next courses हैं वो जुलाई में शुरू होने वाले हैं. So this is the apt time that I answer this big question that is coming up maybe in your mind कि कौन सा ऑप्शनल मुझे चूज करना चाहिए, मेरे लिए सही डायरेक्शन क्या हो सकती है। अब देखिए, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के बारे में हम ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ इसके थ्रू आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई दिस optional should be your choice. Now, I will not talk about data or things which are untrue. So मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को बिल्कुल ट्रुथफुल तरीके से बनाऊं और जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसको यूज करके आप लोगों को कुछ नॉलेज दूं ताकि आप अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजन तक पहुंच सकें। राइट। सो बहुत लोगों के सवाल ये मेरे पास आ चुके हैं कि सर ऑप्शनल कौन सा चूज करना चाहिए, मुझे क्या ग्रेजुएशन के हिसाब से चूज करना चाहिए, या मुझे इंटरेस्ट को ऊपर रखना चाहिए, या मुझे टाइम देखना चाहिए किसको कितना टाइम लगता है, या फिर मुझे रिसोर्स मटेरियल को देखना चाहिए। व्हाट शुड बी माय क्राइटेरिया व्हेन आई वांट टू चूज माय ऑप्शनल सब्जेक्ट। नाउ आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आप पहले भी इस सवाल के ऊपर आ चुके होंगे कि कौन सा ऑप्शनल लूं, कैसे चूज करूं, क्या क्या चीजें, क्या क्या दिमाग में रखनी चाहिए। एंड ये सारी चीजें आपके दिमाग में एक ना एक समय पर तो आई होंगी। राइट। लेट मी टेल यू इन अ वेरी फ्रैंक मैनर व्हाट इज द एक्चुअल साइंटिफिक मेथड टू यूज टू चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिए, अगर आपको मान के चलते हैं आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में आपको फील आता है कि मैंने बीए किया था और बीए करके मैंने किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और मेरा उसमें इंटरेस्ट भी बना। अब मैं 3 साल बीए करने के बाद बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट को जानता हूँ, इन डेप्थ नॉलेज भी है और इंटरेस्ट बन चुका है मेरा। तो आपका जो भी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, इन दैट केस इफ यू हैव डन जस्टिस टू दैट सब्जेक्ट इन द प्रीवियस 3 years ऑफ योर ग्रेजुएशन, देन इट बिकम्स अ नेचुरल चॉइस फॉर यू। उसमें कोई सोचने की जरूरत भी नहीं है आपको कि आपको कोई और सब्जेक्ट चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट मोर ऑफन देन नॉट माई क्वेश्चन इज कि ग्रेजुएशन के टाइम पे क्या हम इतने सीरियस तरीके से पढ़ाई करते हैं कि अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट वैसे चूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद एक बीटेक इंजीनियर हूं और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग ऑप्शनल चूज करने का कभी सोचा भी नहीं। राइट। इन दैट केस इट माइट बी द केस फॉर यू ऑल्सो कि शायद आप ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल ना हो और आपको लगे कि मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाना चाहता हूं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट भी हो, थोड़ा सा मुझे स्कोरिंग भी लगे, थोड़ा सा उसमें टाइम भी कम लगे, थोड़ा सा मुझे उसके अंदर जो एक्स फैक्टर की रिक्वायरमेंट है वो भी मेरी पूरी हो जाए, जो मेरे जीएस में नंबर शायद कम हो वो मैं सारे शायद ऑप्शनल के थ्रू कवर करने का प्लान करूं। सो ऐसी चीजें सिर्फ आपके मन में नहीं, नेचुरल सी बात है, हर बच्चे के मन में आती है। बट इसको चूज करने का एक सही क्राइटेरिया क्या बनता है? सही क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। लेट मी टेल यू। नंबर वन इज आप सिलेबस उठाएं। जिन भी सब्जेक्ट्स का मान के चलिए आपके मन में कंफ्यूजन है, तो जिस भी सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज हो, तीनों का सिलेबस उठाओ और एक बार सिलेबस के साथ अच्छे से गो थ्रू हो जाओ। राइट। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड उसको पढ़ो। ऐसे कितने वर्ड्स हैं उसमें से जो आपको समझ में आए, जिनके साथ आप ऑलरेडी थोड़े से कंफर्टेबल हो? ऐसे कितने स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे कितने नाम हैं थिंकर्स के जिनके साथ आपको थोड़ी बहुत चीजें जिनके बारे में आपको पता है? या ऐसा कौन सा कंपोनेंट है सब्जेक्ट का जो आपको पढ़ के लगा वाह यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, या ये चीज मैं जानना चाहता हूं? तो यहां से जब आप सिलेबस देखेंगे, सो द आइडिया इज व्हेन यू लुक एट द सिलेबस, द आइडिया इज यू हैव टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट, वेदर और नॉट द सिलेबस इंटरेस्ट्स यू। अगर इंटरेस्ट ही नहीं आया सिलेबस में तो फिर वो नेचुरली आपके लिए सब्जेक्ट बना ही नहीं है। अब उसको जबरदस्ती किसी के कहने पर लोगे तो वो आपको शायद अभी नहीं पर बाद में जरूर कभी इफेक्ट करेगा। राइट। सो सिलेबस उठाया, अपना इंटरेस्ट जानने की वहां से कोशिश करी, फिर इंटरेस्ट अगर आ चुका है सिलेबस में, आपको लग रहा है कि हाँ यार इंटरेस्टिंग सिलेबस है, मैं जानना चाहूंगा ये सब बातें, मैं सीखना चाहूंगा ये सब चीजें क्या होती हैं। अगर इंटरेस्ट बन चुका है तो उसके बाद आपने क्या करना है, PYQs उठाने हैं। अगर ज़्यादा लंबा भी नहीं तो पिछले 5 साल के PYQs उठाओ। अब दो चीज़ें आप देख सकते हो, एक तो सिलेबस के साथ कितना ओवरलैप है, मतलब जो सिलेबस आपने अभी पढ़ा था उसके साथ जुड़ते मिलते क्वेश्चंस PYQ में आते हैं क्या, या पेपर में क्वेश्चंस घुमा के आते हैं। मतलब जो सिलेबस में टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं वैसे क्वेश्चन ही नहीं दिखे मुझे, इसका मतलब ये है कि पूरा सिलेबस करने के बाद भी नहीं मैं कर पाऊंगा सिलेबस तो। राइट। पेपर तो तब भी नहीं निकाल पाऊंगा। अगर ओवरलैप है, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि हाँ ओवरलैप है, ये मैं कवर कर लूंगा। एक बात तो हो गया ओवरलैप।
दूसरा ये भी देख लो कि डिफिकल्टी लेवल कैसा है, क्या बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जा रहे हैं टॉपिक के या बाहर-बाहर से सवाल आ रहे हैं। पिछले 5 साल का अगर आपने सिलेबस देखने के बाद ये बेसिक एनालिसिस भी कर लिया, यू माइट कम टू योर चॉइस। शायद आप उस समय पर इस लायक हो जाएँगे कि मैं अब चॉइस कर सकता हूँ या मैं चूज़ कर सकता हूँ व्हाट ऑप्शनल विल बी बेस्ट फॉर मी। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज जरूर करनी है, राइट? और अगर यही एक्सरसाइज आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के साथ करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिलेबस के अंदर किस तरीके से डायनामिक चीजें दिखती हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि इफ नाउ आई विल टॉक अबाउट ओनली एंथ्रोपोलॉजी, इसके बाद अगर कोई ऐसा बच्चा है जो वीडियो देख रहा है बट किसी और ऑप्शनल का प्लान कर रहा है, उसके लिए शायद ये वीडियो फायदेमंद नहीं होगी, बिकॉज नाउ माई फोकस विल बी ऑन एंथ्रोपोलॉजी। अब देखो एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस है, मैंने एक 10 मिनट में एंथ्रोपोलॉजी का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि सिलेबस है क्या। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप एक तो वो देख लेना वीडियो जरूर। दूसरी चीज, इतना समझ लो कि पेपर 1 और पेपर 2, एंथ्रोपोलॉजी में पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, जैसे हर ऑप्शनल में होता है। पेपर 1 के अंदर इसकी थोड़ी बहुत एक तो इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, राइट? दिस इज नंबर 1। नंबर 2 में ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन आ जाता है। नंबर 3 में सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है और 4 में आर्कियोलॉजी पोर्शन आ जाता है। सो मेजर 4 एरियाज इन पेपर 1। पेपर 2 की बात करूं मैं, पेपर 2 में थोड़ा बहुत इंट्रो टू इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है आपका विलेज एंथ्रोपोलॉजी या फिर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी जिसको हम बोल देते हैं। थर्ड आ जाता है आपका ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, मेजर एरिया। और फोर्थ आ जाता है, फोर्थ पार्ट इज योर आर्कियोलॉजी पोर्शन फ्रॉम इंडिया। तो अगर मैं पेपर 1 और पेपर 2 को तोड़ूं तो यहां पर इंटरेस्ट को कैसे देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज अबाउट ह्यूमन बॉडी, राइट? नॉट एग्जैक्टली अबाउट द ऑर्गन्स, बायोलॉजी नहीं है ये बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जरूर बोलते हैं इसको, बट लेट मी क्लियर दिस डाउट, ये बायोलॉजी नहीं है। आपने लिवर का फंक्शन नहीं समझना, आपने हार्ट का फंक्शन नहीं समझना, आपने फॉर एग्जांपल ब्रेन के सेल्स कैसे वर्क करते हैं वो नहीं समझना, आपने ये नहीं समझना कि बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन सी आर्टरीज हैं, कौन कौन सी वेन्स हैं, वो चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड। हमारे सिलेबस में, एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस में जेनेटिक्स इज द मेजर पार्ट ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो आपका फोकस सारा जेनेटिक्स के ऊपर रहेगा, जेनेटिक स्टडी के ऊपर रहेगा, कैसे जीन्स रेगुलेट करते हैं कैरेक्टर को, कैसे कैरेक्टर अपने आप को शो करता है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है, वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, जो कि आपके रेगुलर लाइफ में आपको बहुत इंफॉर्मेशन देने वाली हैं, राइट? सो मेनी डिजीजेस दैट वी विल टॉक अबाउट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स वी विल टॉक अबाउट, क्रोमोसोमल एब्रेशंस वी विल टॉक अबाउट, जो कि डायरेक्टली आपका जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है वो भी आपने उसमें पढ़ना ही है। तो जीएस के साथ डायरेक्ट ओवरलैप निकलता है। तो यहां पर आपको समझ में आया कि मेरा इंटरेस्ट भी लग रहा है मुझे, इसमें नंबर भी नहीं कट सकते। क्यों नहीं कट सकते? क्योंकि अगर मैंने आपको बोला क्रोमोसोमल एब्रेशन कोई एक बीमारी है, उस बीमारी के 5 सिम्टम लिख के बताओ, तो 5वें सिम्टम के अलावा 6वां सिम्टम कोई है ही नहीं, पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आपने वो 5 पॉइंट लिख दिए तो नंबर काटने का कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा एग्जामिनर के पास। दिस इज व्हाट यू हैव टू इवैल्यूएट कि कौन से सब्जेक्ट में कितना स्टैटिक पोर्शन है, कितना डायनामिक पोर्शन है। तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी टोटली स्टैटिक पोर्शन, यहां से इंटरेस्ट भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि नंबर बन सकते हैं। डन। फिर सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में मैरिज सिस्टम्स या फिर रिलीजन कैसे चलता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चलती हैं, ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए हैं, किस तरह से ये सारी चीजें ह्यूमंस ने अपने अपने एरियाज के अंदर कल्चर पोर्शन में इवॉल्व करवाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मैरिजेस इन इंडिया, व्हाट इज योर थॉट ऑन लिविंग रिलेशनशिप्स इन इंडिया, राइट? क्या लिव इन रिलेशनशिप्स में कल को, या लिव इन रिलेशनशिप्स के होने की वजह से कल को फ्यूचर में मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन विल सफर? कितनी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हैं। तो ये सारी डिस्कशंस हम सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। फिर आर्कियोलॉजी पोर्शन, कुछ पुराने फॉसिल्स मिले हैं, उन फॉसिल्स को देख के क्या पता चलता है, क्या पुराने जमाने के जो ह्यूमंस थे उनका सिर बड़ा था, क्या उनके जॉज ज्यादा प्रोग्नेटाइज थे, ज्यादा बाहर थे, राइट? ये सब चीजें हम देखते हैं। सो इट इज नॉट बायोलॉजी, डोंट कंफ्यूज इट विद बायोलॉजी, इट इज जेनेटिक्स प्लस आर्कियोलॉजी पोर्शन विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और आर्कियोलॉजी में पोर्शन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप एएमसी सब्जेक्ट में पढ़ोगे, राइट? मीजोलिथिक एरा, चैल्कोलिथिक एरा, आयरन एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट? ये सब चीजें आप एएमसी में वैसे भी पढ़ते हो, तो आपको यहां पर भी वो काम आएंगी एज इट इज, एज इट इज। तो ये एनालिसिस है इंटरेस्ट का कि क्या सिलेबस में मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। एंड इफ यू विल लुक एट एंथ्रोपोलॉजी और बहुत ढंग से अगर आप सिलेबस देखोगे, मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा कैंडिडेट होगा जो सिलेबस देखेगा और बोलेगा सर इंटरेस्टिंग नहीं है।
इफ़ यू आस्क मी, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई और है ही नहीं, क्योंकि वो ह्यूमंस के हर एस्पेक्ट के बारे में बात करता है। एंड हम ह्यूमंस हैं, हमें अपने बारे में 100% इंफॉर्मेशन देने के लिए अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो एक सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी है, राइट। सो इस तरीके से अपना इंटरेस्ट इवेल्युएट करो, इंटरेस्ट के बाद पीवाईक्यूज पे मूव ऑन करो, पीवाईक्यूज को अंडरस्टैंड करो, एनालाइज करो। दिस इज माय बेसिक डिस्कशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगर सिलेबस देखा है, पीवाईक्यूज देखे हैं, तो आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल चूज कर सकते हो। अब एंथ्रोपोलॉजी चूज क्यों करना चाहिए? एंथ्रोपोलॉजी बच्चे इसलिए चूज करना चाहिए क्योंकि ये लिस्ट देख लो एक बार, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि व्हाई एम आई सेइंग कि एंथ्रोपोलॉजी शुड बी योर नेचुरल चॉइस। इस लिस्ट में इफ यू लुक एट द लिस्ट, 2017 से लेकर 2023 तक की लिस्ट है ये। आपको ये सारे ऑप्शनल के मार्क्स दिख रहे हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2। Look at the level of marks students are achieving. 338, look at this, 362, Lakshmi Nagappan, राइट। हालांकि रैंक 45 आया, बट रैंक 45 भी क्यों आया होगा? क्योंकि अनबिलीवेबल स्कोर अचीव किया है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, विच इज 362। सो इफ यू लुक एट दिस लिस्ट, यू विल अंडरस्टैंड कि कितना पोटेंशियल है सब्जेक्ट में स्कोर करने का, किस लेवल पे आप पहुंच सकते हो। अभी 2023 की रैंक 3 ऑल्सो वॉज एंथ्रोपोलॉजी, राइट। रैंक 3 के साथ साथ 275 मार्क्स, अगेन इज अ डिसेंट स्कोर। अगर ये थोड़ा और बेटर इंप्रूव कर जाते तो ये रैंक 1 थे, राइट। इन दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 300 प्लस का पोटेंशियल है। सो आपकी इवैल्यूएशन में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में, क्या आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस सब्जेक्ट हैज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग हाई मार्क्स एंड ऑब्वियसली हायर रैंक्स। तो ये चीज आपको हेल्प करनी चाहिए जस्ट फॉर दैट टू अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट की पावर क्या है, राइट। कितने रेगुलरली रिजल्ट्स ये सिलेबस निकाल रहा है। दूसरा, मैंने अभी आपसे बात करी थी कि ये देखो कि सब्जेक्ट में स्टैटिक पोर्शन कितना है, डायनामिक पोर्शन कितना है, राइट। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। स्टैटिक पोर्शन मतलब एक बार पढ़ा और एक बार पढ़ के मैं बार बार सिर्फ उसको रिवाइज करके आंसर अगर अच्छा लिख दूं तो मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे। डायनामिक मतलब कि हर बार उसमें करंट अफेयर की कोई नई एडिशन करनी पड़ेगी, हर बार उसमें कल को चीजें चेंज हो जाएंगी, राइट। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, राइट, जैसे जिनके अंदर बहुत रेगुलरली चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मैं नाम नहीं लूंगा किसी सब्जेक्ट का, बट देयर आर एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जहां पर दुनिया में कल को कुछ भी हो जाता है तो वो सब्जेक्ट मैटर बन जाता है, राइट। बट आपने उसी चीज को एनालाइज करना है कि अगर एंथ्रोपोलॉजी की मैं बात करूं तो एंथ्रोपोलॉजी में काफी ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टैटिक पोर्शन की है। और मैं अगर स्टैटिक पोर्शन की बात कर रहा हूं तो स्टैटिक पोर्शन में मैंने एग्जांपल देने के लिए सिलेबस का थोड़ा सा क्लिपिंग यहां पर रखा है। लुक एट दिस, ये पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 1 के सिलेबस में पहला तो मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है क्या, रिलेशनशिप कैसा है इसका दूसरे डिसिप्लिन के साथ, साइंस के साथ कैसा है, बिहेवियर साइंस के साथ कैसा है, मेडिकल एंड एक्सेट्रा। फिर ये ब्रांचेज हो गई, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं एंथ्रोपोलॉजी की, उनके बारे में आपको बात करनी है। चलो ये तो मैं मानी गया, तो स्टैटिक है ही, ये सबके अंदर ही स्टैटिक होगा इतना पोर्शन तो। बट नाउ कम टू द एक्चुअल टेबल, एक्चुअल सिलेबस। ह्यूमन एवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ मैन। ह्यूमन ने इवॉल्व कैसे किया, राइट, इवॉल्व कैसे किया। अगर हमें लगता है कि हम पहले चिंपैंजी थे और चिंपैंजी से अब हम ह्यूमन बन गए, तो वो पूरा प्रोसेस कैसा रहा, उस प्रोसेस के बीच में काफी लोगों ने अलग अलग तरीके से काम किया है और एवोल्यूशन की थ्योरीज निकाली। जैसे आप लोग जानते होंगे डार्विन की थ्योरी के बारे में। अब ये तो सभी जानते हैं कि डार्विन की थ्योरी थी। तो एवोल्यूशन के फेजेस को तोड़ के समझा जाता है प्री डार्विनियन एरा, डार्विनियन एरा और पोस्ट डार्विनियन एरा। तो उस केस में कुछ लोगों ने रूल्स दिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल डॉल्स रूल दिया, किसी ने कोप्स रूल दिया, किसी ने गॉसेज रूल दिया, किसी ने पैरेललिज्म के बारे में बात करी, कन्वर्जेंस की बात हुई, अडेप्टिव रेडिएशन की बात हुई, मोज़ैक एवोल्यूशन की बात हुई। ये सारे स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं। मतलब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। दिस इज वॉट मेक्स दिस सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग, मतलब चेंज नहीं होगा। फिर मैंने सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का भी कुछ पोर्शन यहां पर रखा है। अगर आप सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस देखें, ये देखो, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल और रिलीजन। अब आपको खुद अपने आंखों के सामने दिख रहा है कि ये क्या क्या चीजें हैं। मैरिज में क्या पढ़ना है, डिफाइन करना है मैरिज को, किस किस इंसान ने काम किया है। जैसे कैथलीन गो, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है कि मैरिज क्या होता है, राइट। मैरिज के साथ साथ मैरिज के लॉज क्या क्या हैं, एंडोगेमी क्या होता है, एक्सोगेमी क्या होता है, हाइपरगेमी क्या होता है, हाइपोगेमी क्या होता है, इंसेस्ट टैबू क्या होता है, राइट। हम बात करते हैं इंसेस्ट की, बट व्हाट इज इंसेस्ट, राइट। क्या ये किसी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल रहा?
क्या ये सब सोसाइटीज में ही अनएक्सेप्टेबल रहा? ऐसी बातें हम यहाँ पर करते हैं। टाइप्स ऑफ मैरिज में मोनोगैमी क्या होता है, पॉलीगैमी क्या होता है, बट इनके साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स और कुछ कुछ केस स्टडीज हम पढ़ते रहेंगे। सो इन दैट केस जो सब्जेक्ट मैटर है वो स्टैटिक है, उसमें कुछ खास चेंज नहीं होना। बस हाँ, ये चेंज हो सकता है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मैरिजेस, हाउ लिव इन रिलेशनशिप्स कैन इम्पैक्ट मैरिजेस इन द फ्यूचर, राइट? ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं। तो इन दैट केस जो मेजर पोर्शन है सब्जेक्ट का, पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, आपको यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन मिलता है जो कि स्कोरिंग भी होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है। इंटरेस्टिंग कितना है, आप एक बार यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लो और एक बार सिलेबस यहाँ से पढ़ के देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना डिफरेंट और कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इश्यूज विच नो अदर सब्जेक्ट विल टॉक अबाउट, ऐसे इश्यूज आपको यहाँ पर भी दिखते हैं, यहाँ पर भी दिखते हैं। So it makes the subject very interesting and very 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 fruitful. Apart from that, देखो यहाँ पर अगर आप इंडिया की इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पोर्शन की बात करो तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर देखो, इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम की बात करेंगे हम। इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम क्या है, वर्ण सिस्टम क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, जाति क्या है, राइट? हम उन चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे, हायरार्कीज कैसे बनती हैं उसको ब्रेक डाउन करेंगे, पुरुषार्थ क्या होता है उसको ब्रेक डाउन करेंगे, धर्म क्या है, राइट? अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, ऋण क्या है, साइकिल ऑफ लाइफ क्या है। तो वो फिलोसॉफिकल एंगल जो आता है वो भी इसमें ऐड हो जाता है। तो वो सारा का सारा पोर्शन जो आप मेंस के अंदर इंडियन सोसाइटी चैप्टर के अंदर या इंडियन सोसाइटी सब्जेक्ट के अंदर करोगे, सोशल इश्यूज ऑफ इंडिया, वहां पर कास्ट सिस्टम पढ़ते हो, यहाँ पर भी कास्ट सिस्टम पढ़ते हो, तो सीधा सीधा ओवरलैप आपका जीएस के साथ निकल के आता है। ठीक है, आगे चल के मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे चीजें लिंक होती हैं जीएस के साथ। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो, बहुत वैल्यू मिलेगी इसमें, एंड दिस वैल्यू विल एक्चुअली गिव यू अ डायरेक्शन, सो टू से, राइट? तो आपको पता चले कि मेरा क्या रास्ता हो सकता है, उस रास्ते तक मैं पहुंचूंगा कैसे। अगला पॉइंट, क्यों एंथ्रोपोलॉजी शुड बी योर चॉइस? शॉर्ट सिलेबस। व्हेन आई से शॉर्ट सिलेबस, आई विल नॉट बी सेइंग अ फेक थिंग के 3 महीने में खत्म हो जाता है जी, नहीं, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये 3.5 महीने में खत्म हो जाता है या फिर ये 4 महीने में खत्म हो जाता है, नहीं। मैं जिस तरीके से सब्जेक्ट को कवर करवाता हूं, आई लाइक टू कवर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द सिलेबस। So if you have or anyways attended my any lecture by chance, I don't like to leave things behind. मैं कोई चीज़ ऐसे नहीं छोड़ता हूँ कि आप बाद में कर लेना, अपने आप कर लेना, ये खुद से कर लेना, या इसके नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो माई बैच हेयर एट राज मल्होत्रा IAS यूजली टेक्स 5.5 months। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मैं बहुत सारी चीज़ें डिक्टेट करने में बिलीव करता हूँ। और डिक्टेट करने का मेरा कारण क्या होता है कि जब मैं डिक्टेट करता हूं, एक तो हैंड रिटन नोट्स जो बच्चे आजकल नहीं बना रहे, जिससे भाग रहे हैं कि हमें ना ही बनाने पड़े तो बढ़िया है, उस चीज से बच्चे बच जाते हैं, और मेरे वजह से धक्के से ही एक बार मैं नोट्स तो बनवा देता हूं, राइट? तो एक तो डिक्टेशन के कारण टाइम लगता है, दूसरा हम सिलेबस कवर करेंगे A to Z, मतलब नथिंग विल बी लेफ्ट। सो इन माई लास्ट क्लास आई विल टेल यू to go back home and check whether if any point of the syllabus is remaining, you can then टेक्स्ट मी और टेल मी कि सर ये हुआ नहीं, ऐसा कभी होगा ही नहीं, राइट? ये सब चीजें देखते हुए 5 से 5.5 महीने इस सिलेबस को लग जाते हैं। बट एक चीज अच्छी क्या है, सिलेबस अगर आप बाकी ऑप्शनल से कंपेयर करो तो छोटा है। छोटा इन द सेंस वेल डिफाइंड है, वॉट एवर इज रिटन इन द सिलेबस उसके अलावा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग फॉर यू कि आपको इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आप एक बार सिलेबस कवर करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हमने करना क्या है, सिलेबस कवर किया, सिलेबस कवर करते ही PYQs करने शुरू कर दिए। हमारे पास यहाँ पर कंटेंट आ गया, कंटेंट आया, उसकी रिवीजन शुरू करी, रिवीजन के साथ साथ PYQ लिखने शुरू कर दिए, सो दैट हमारे पास आइडिया है कि कंटेंट मेरा PYQs में काम आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या फिर ये वेस्ट ऑफ एफर्ट ही चल रहा है सारा कुछ। सो शॉर्ट सिलेबस इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शनल्स। दूसरी बात, जो बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं कि सर कितना ओवरलैप है, कितना ओवरलैप है, हमें बताओ, किस सब्जेक्ट वाइज बता दो। सर दिस इज द इंटायर लिस्ट ऑफ ओवरलैप। एंथ्रोपोलॉजी ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसके साथ ओवरलैप नहीं करता। आप देख लो, इंडियन सोसाइटी का पूरा पोर्शन है, मैंने बताया था, कास्ट सिस्टम पढ़नी है हमने ट्राइबल कम्युनिटीज की प्रॉब्लम्स पढ़नी है। आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आता है, जो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम रहती है लैंड राइट्स के ऊपर, वो सारा कंपोनेंट हमारा सिलेबस का पार्ट होगा। रीजनलिज्म की प्रॉब्लम पढ़ते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं हम इनफैक्ट बहुत सारे एरियाज में कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, वो भी आपको GS3 के अंदर दिख जाएगा, वो भी हम कवर करेंगे। फिर GS2 की बात करें, अगर आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज की बात करें, सारा प्री हिस्टोरिक आर्ट पढ़ेंगे, कल्चरल एवोल्यूशन पढ़ेंगे, रिचुअल्स एंड बिलीफ सिस्टम्स को कवर करेंगे। वो हमारा इंटेग्रल पार्ट है सिलेबस का, कवर करना ही करना है। GS पेपर 2 में ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज सिस्टम, सोशल जस्टिस पॉलिसीज,
सारी की सारी कवर करी जाएंगी इन डेप्थ। तो यहाँ पर जीएस पेपर 2 के साथ भी कहीं ना कहीं हमारा ओवरलैप निकल आया। जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, बट थोड़ा बहुत पोर्शन जरूर है। ट्राइबल इकोलॉजी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से ही हमने बहुत सारी ट्राइबल मूवमेंट्स देखी हैं, राइट, लैंड राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। तो डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट में आपके दिमाग में जैसे सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट आएगा, तो सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट का क्या इंपैक्ट ट्राइबल लोगों के ऊपर रहा, उनको भागना पड़ा अपने अपने गांव छोड़कर, अपने अपने फॉरेस्ट छोड़कर, तो उसका इंपैक्ट पढ़ते हैं हम, राइट। कोयल कारो प्रोजेक्ट है, ऐसे प्रोजेक्ट्स की हम डिस्कशन करेंगे, उनकी केस स्टडीज पढ़ेंगे। फिर जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी का इशू आता है, जो इंटरनल सिक्योरिटी जो मेरा ही सब्जेक्ट है अदरवाइज, उसमें आप ये समझ लो कि मुझे नक्सलिज्म और नॉर्थ ईस्ट तो पढ़ाने का फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर ये सब्जेक्ट आपने मुझसे पढ़ा है तो फिर आपको नक्सलिज्म भी अच्छे से समझ में आया होगा और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी भी, क्योंकि सारी की सारी ट्राइबल मूवमेंट से लिंक्ड है, तो वो सारा इसमें कवर हो जाता है। फिर इसके अलावा एथिक्स के अंदर एथिकल डिलेमास इन फील्ड वर्क, मतलब अगर आप फील्ड वर्क करने जाते हो, अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाते हो या फिर कोई एक इंपॉर्टेंट स्टडी कैरी आउट करने जाते हो एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी गांव के अंदर, तो आपके एथिकल डिलेमास कैसे हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। कल्चरल रिलेटिविज्म का इशू कवर कर लेंगे। एम्पैथी की बात कर लेंगे, ट्राइबल स्टडीज के अंदर कितनी ज़रूरी है एम्पैथी। कुछ लोगों ने बोला कि इन लोगों को बिल्कुल आप ना असिमिलेशन अप्रोच में काम करो, इनको ज़बरदस्ती हिंदू बना दो सब लोगों को, या सब लोगों के ऊपर सारी पॉलिसीज जो बाकी कंट्री में वो सब लागू कर दो। बट कुछ लोगों ने बोला नहीं, इनको सेपरेट रखो। तो एम्पैथी की भावना ट्राइबल्स के अंदर जो होनी चाहिए, या हमें हमारे अंदर होनी चाहिए, ताकि हम ट्राइबल्स के साथ जस्टिस कर सकें, वो इशू को हम यहाँ पर कवर करते हैं। एस्से पेपर में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जेंडर डेवलपमेंट, ह्यूमन एवोल्यूशन जैसे टॉपिक्स को भी हम टच करेंगे। सो दे विल इनडायरेक्टली हेल्प यू इन दी एस्से पेपर ऑल्सो। सो आज के बाद आई होप इस डिस्कशन के बाद ये डाउट तो हट ही चुका होगा दिमाग से कि पेपर के साथ किसी भी कोई बहुत बड़ा ओवरलैप नहीं है। सर ये सारा ओवरलैप ही है, राइट, दिस इंटायर एरिया इज ओवरलैप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बिगेस्ट रीजन, ये मेरी पूरी वीडियो का इसका बिगेस्ट रीजन मैं मानता हूं, दिस इज द बिगेस्ट रीजन फॉर एनीबडी हु वांट्स टू चूज एन ऑप्शनल। ये एंथ्रोपोलॉजी को चूज करने का बिगेस्ट रीजन आपका यही होना चाहिए कि द सब्जेक्ट इटसेल्फ इज सुपर इंटरेस्टिंग। एंड देखिए, जितना सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है उतना तो है, बट मेरा काम उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाउ इंटरेस्टिंग कैन आई मेक दिस सब्जेक्ट फॉर यू, एंड दैट इज वेयर द गेम चेंजेस, राइट, बिकॉज आई लव दिस सब्जेक्ट, आई नो हाउ टू मेक यू फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। सो दिस इज वेयर द एक्सपर्टीज ऑफ द मेंटर कम्स इन टू प्लेस, कि अगर सब्जेक्ट ले तो लिया, बट उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन भी कर रहा है, जानने का मन भी कर रहा है, क्या इमोशनल अटैचमेंट हो भी रही है उस सब्जेक्ट के साथ, या वो एक जीएस की तरह बोझ बन गया है। अगर वो जीएस की तरह बोझ ही बन गया, फिर तो उसमें एक्स फैक्टर पहले दिन से खत्म हो गया। सो इन सब चीजों को देखते हुए आप अपना इंटरेस्ट फिगर आउट करो, एंड बाय in any case you are already falling in love with anthropology or this subject that I'm talking about here, you can contact me. You can join this Telegram channel called Anthropology by Dikshant. So I am quite active there. Anthropology से related सारी information मैं share करता रहता हूँ, और कुछ जो चीज़ें मुझे even GS के लिए पसंद आती हैं या इंटरेस्टिंग लगती हैं, वो भी मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। सो आप इस ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एंड माई नंबर इज़ हेयर, आई एम राइटिंग डाउन माई नंबर। मैं पहले नहीं बताना चाहता था, बिकॉज दिस इज़ ओनली फॉर दोज who have watched this video till the end. This is my number, my personal number so to say. अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है एंथ्रोपोलॉजी को लेकर, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट विच इज देयर। डन। सो आई होप विद ऑल दिस डिस्कशन नाउ यू आर इन अ बेटर प्लेस टू चूज योर ऑप्शनल। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि प्लीज डू दिस एक्टिविटी वाइजली, बी वाइज, बी अवेयर, बी pragmatic, and if you have any concern, even if your optional is not anthropology, you can always hit me up. I will be happy to help you. Thank you guys, God bless you, and keep subscribing and keep watching our videos. God bless you all.